हेलो एवरीवन। सर आज हम आपसे बात करेंगे जीएसटी के बारे में फॉर द पर्पस ऑफ मई एंड नवंबर 23 स्टूडेंट्स। सर क्या बात करने वाले हैं, आइए उसको समझते हैं। देखो, जो भी बच्चे मई और नवंबर 23 अटेम्प्ट में एग्जाम देंगे उनके लिए एक गुड न्यूज है बॉस। वो क्या है? तो सर आपका जीएसटी का जितना भी पोर्शन है इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाएगा ऑन यूट्यूब चैनल। इन डेप्थ आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सर पूरी की पूरी क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। और मई नवंबर 23 के हम पूरे टैक्सेशन पेपर के भी बात करेंगे, पूरे के पूरे टैक्सेशन पेपर के बारे में बात करेंगे आपसे। सर दूसरी क्वेरी आपकी क्या है कि सर क्लासेस तो मिल गई, क्लासेस तो मिल गई, सर वैलिडिटी क्या होगी? मतलब क्या बाद में आप इसको प्राइवेट करने वाले हैं, अनलिस्टेड करने वाले हैं या अदरवाइज कुछ आप करने वाले हैं? तो यस, इट्स डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स। हम चैप्टर नंबर 2 आज सप्लाई से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बेसिक्स का आपको लेक्चर एक दो दिन में मिल जाएगा, बट आपके फीडबैक्स की नीड होगी हमें। आपको अगर नेसेसरी लगता है तो सर इसके पूरे लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलवेज अवेलेबल होंगे। प्लस सर इसका नोट्स जो भी होगा वो सारा नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूंगा, आप लोगों को वहां से मिल सकता है। कोई भी चीज नहीं मिलती है तो 9918310384 पे आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर टैक्सेशन पेपर में सर आपने जीएसटी के बारे में तो बता दिया, तो सर क्या दूसरा वाला पेपर जो हमारा होता है इनकम टैक्स, इसमें क्या होगा? सर इनकम टैक्स या तो फिर सर जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, सर डायरेक्ट टैक्सेस की पूरी क्लासेस विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एंड अदर थिंग्स आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे और लैपटॉप एक्सेस में भी अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ सर जो रिपीटर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो हमारा पिछले 3 सालों से बहुत ही फेमस रह रहा है, इनकम टैक्स का अभ्यास सीरीज वो आपको अवेलेबल हो जाएगा फ्रॉम, अगर आप मैं आपको कहूं तो शायद आपको फ्रॉम 1 नवंबर से ये वाली सीरीज भी आपको 1 नवंबर नहीं, मैं आपको यहाँ पे फ्रॉम नवंबर ही समझो, फ्रॉम नवंबर से आपको अभ्यास सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगी। तो सर हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है अपने टैक्सेशन पेपर के लिए? तो सर देखो, टैक्सेशन पेपर के लिए आपको जीएसटी डेली बेसिस पे आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रिपेयर कर सकते हो और क्वेरी भी हैंडल करी जाएगी आपकी मेरे व्हाट्सएप के थ्रू। आप हमसे जीएसटी की सारी क्लासेस यूट्यूब के थ्रू भी ले सकते हैं और क्वेरी भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। और जो इनकम टैक्स पोर्शन है ना, इनकम टैक्स पोर्शन है, ये आपको सब्सक्रिप्शन बेस पे मेरे एप्लीकेशन और लैपटॉप फैसिलिटी मतलब बोथ पे आपको अवेलेबल होगा, मोबाइल या सेलुलर डिवाइसेस या लैपटॉप सभी पे अवेलेबल हो जाएगा और वो भी रेगुलर बेसिस पे चल रहा होगा। एक दिन जीएसटी की क्लास है, नेक्स्ट डे इनकम टैक्स की क्लास है, इस तरीके से ये क्लासेस चलती रहेगी और 31 दिसंबर तक मेरा टारगेट होगा कि ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका खत्म कर दिया जाए। सबसे बड़ा सिलेबस सर अगर कुछ भी है तो सर सबसे बड़ा सिलेबस अगर आपका कोई भी है तो वो है टैक्सेस का। 10 चैप्टर इनकम टैक्स में भी हैं और 10 चैप्टर जीएसटी में भी हैं। सर हाँ, सर देखिए आपको एक बेसिक बात समझने की नीड है कि जो टैक्सेशन है ना, ये सीए इंटर में चूंकि स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ता है तो सर ये केवल एकेडमिक लेवल का ही है। तो आप मुझसे ही दोनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर असेट की ट्रीटमेंट में कोई इश्यू आता है तो आप मुझसे ये भी समझ सकते हो कि सेम ट्रीटमेंट डायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होता है या जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होता है या उसको किस तरीके से हम ज्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं। एज लाइक सर डेप्रिसिएशन के लिए हम इनकम टैक्स, अगर किसी असेट की वैल्यू है 2 लाख रुपीज, ठीक है, मानते हैं 20,000 रुपीज का जीएसटी होता है और 2,20,000 रुपए की वो असेट बन जाती है, तो सर ये होता है ना जीएसटी में आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं और यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर 2 लाख पे फिर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। बट बहुत बार डिसीजन मेकिंग केस आ जाता है, मान लो वो असेट ही ऐसी है जो कुछ पोर्शन उस असेट को एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी यूज करते हैं और उसी असेट को हम टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज करते हैं, तो सर एप्रोप्रिएशन के कुछ रूल्स आ जाते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना चाहिए कि सर मुझे लगता है कि पूरे के पूरे 2,20,000 पे ही आप इनकम टैक्स में इसको असेट मान के 2,20,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए, जिससे कंप्लाइंस इजी हो जाएगा।
कुछ कुछ इस टाइप के टॉपिक्स भी मैं आपको समझा दूंगा इन बिटवीन क्लास। बट अगेन याद रखना, आपका 100% कंसेप्ट चलेगा, 100% एकेडमिक ही आपका रहेगा, और वो भी ICAI CA मॉड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। और ये CMA भी कर सकते हैं, CMA वाले स्टूडेंट भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो देखो, आपका DT कवर होता रहेगा, और जिन लोगों ने इसके पहले अभ्यास रीच कर रखी है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच होता है हमारा, अप्रोक्सीमेटली 41 आवर्स के अंदर 225 प्लस क्वेश्चन हमने इस बार भी आपको सॉल्व करवा के दिए थे, वो वाली सीरीज आपको लेट में मिलेगी, एग्जाम के कुछ 4-5 महीने पहले मिलेगी, और GST रेगुलर बेसिस पे आपको इस चैनल पे मिलेगा, और DT की आपको क्लासेस एप्लीकेशन या लैपटॉप एक्सेस पे मिल जाएंगे। सर नोट्स की हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आप कर सकते हो, प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, हाँ सर, ये सारी बातें तो हमें अब समझ में आ गई। अब सर एक बात और बता दीजिए मुझे, क्या सर इस GST को आप चैप्टर, सर इस GST के लिए आप क्या कुछ रिवीजन सीरीज भी अभी निकालेंगे? बिकॉज अभ्यास सीरीज में सर आप DT पर आते हो, और इस बार DT के आपने हमें IDT की भी आपने अभ्यास सीरीज दी थी, बट अभी अभ्यास सीरीज आपको नहीं मिल रही है। मतलब आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच ये नहीं मिल रहा है, जो आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपको बुक पूरी की पूरी आपकी ICAI मॉड्यूल की बुक को ही रीअरेंज करके कुछ टेबलर फॉर्म्स में मैंने प्रोवाइड कराया है, और आपको इसी से पढ़ाया जाएगा। आपको ये रेगुलर बैच है, ये कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है। इंटरमीडिएट में मैं फास्ट ट्रैक बैच नहीं समझता हूँ, बिकॉज पहली बार आप टैक्सेशन पढ़ रहे हो, तो ये आपका रेगुलर बैच ही होगा, कोई फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल नहीं रहेगा हमारे लिए। और सेकेंडरी बैच जो होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रिपीटर्स स्पेशल बैच, जो रिपीटर्स की प्रॉब्लम को हम वहां डील करते हैं। तो सर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बैच आज का। चलिए सर स्टार्ट करें। तो सर स्टार्ट करने में आपको सबसे पहले कुछ चीजें समझ में आई होगी। सर GST अगर हम पढ़ते हैं, GST लॉ पढ़ते हैं, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में सर हमें पढ़ना है यहाँ पे। सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ना है। अब एक बात याद रखना, जब भी आप कोई लॉ पढ़ोगे ना, जब भी आप कोई लॉ पढ़ेंगे बेटा, तो उसमें यह बात ध्यान दी जाती है कि उस लॉ के टर्म्स का मतलब आपको पता है कि नहीं। मतलब GST लॉ में क्या बोला, गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर आपको ना ये GST लॉ ही बताएगा कि सर गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। तो GST लॉ ही जो बताएगा ना गुड्स क्या है सर्विस क्या है, वहीं पे स्टिक हो जाना है। लॉ के पेपर में उस टर्मिनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा कि सर लॉ के हिसाब से गुड्स क्या होता है, लॉ के हिसाब से सर्विसेज क्या होती हैं। उसके बाद सर क्या किसी भी चीज पे यूं ही टैक्स लगा दिया जाए, किसी भी चीज पे यूं ही टैक्स लगा दिया जाए, नहीं। गवर्नमेंट बताती है, CBDT बताती है, CBIC भी बताती है, क्योंकि यहाँ पे CBIC का रूल ज्यादा रहेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, ये बताती है आपको कि सर टैक्स लगाने के लिए कोई एक इवेंट होना चाहिए जिसको कहते हैं टैक्सेबल इवेंट। जिसको क्या कहते हैं, टैक्सेबल इवेंट, कि सर क्या हुआ तो टैक्स लगे। जैसे आज के पहले चलता था, मैन्युफैक्चरिंग हुई तो टैक्स लगा, सेल्स हुई तो टैक्स लगा, परचेज हुई तो टैक्स लगा, परचेज ड्यूटी लगी। आज की डेट में इंटीग्रेट करके सभी चीजों को एक कॉमन टर्म में बता दिया गया, दैट इज सप्लाई, कि अगर कोई भी चीज सप्लाई होती है तो उस पे GST लग जाएगा। और आपके मॉड्यूल में एक बहुत बड़ा और नंबर 2 का चैप्टर है सप्लाई, जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टैक्सेबल इवेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। बहुत ज्यादा जरूरी है कि GST लगेगा कब, GST लग कब रहा है, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके सर जी, चलिए अब एक बात समझो सर, इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? सर इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? तो सर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई विथ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी इस चीज को हम समझाते हैं। सर इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे, जो लगभग होगी 15 डेफिनेशन, 15 शब्दों का मतलब समझेंगे हम। पहले पहले मैंने इंट्रोडक्शन समझा कुछ कि अच्छा सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज अगर टैक्स लगता है, किसी भी चीज पे GST लगता है, तो उस पे GST लगने के लिए उसका सप्लाई होना जरूरी है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। अगर वो सप्लाई होती है तभी उस पे GST आता है, तो हमेशा सप्लाई का मतलब समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब समझेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, हम अभी करंटली अप्रोक्सीमेटली 15 टर्म्स का मतलब समझेंगे,
कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। ओके सर जी। उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे हम, कि उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि सप्लाई होती कैसे है, सप्लाई का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई क्या है, इसमें किन बातों को कॉशन रखना चाहिए, इसमें किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातें कॉशन के अंदर आती हैं, फिर आपको वो भी बताया जाएगा। एंड आफ्टर दैट कुछ पैरामीटर्स बताए जाएंगे, कुछ एक्सेप्शंस आपको बताए जाएंगे, और इस तरीके से आपको ये चीजें कराई जाएंगी। तो अब आप आइए इनिशियल कुछ वर्ड्स के ऊपर। देखो इनिशियल कुछ वर्ड्स के ऊपर आ जाओ। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, आइए पढ़िए आप। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है सर, इन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख दिया है कि a taxable event in any transaction or occurrence that result a tax consequence. The GST law resolves these issues by laying down one comprehensive taxable event, that is supply. मतलब क्या हुआ, कोई भी टैक्स लगाने के लिए एक इवेंट चाहिए कि भाई ये घटना घटी तो टैक्स लगेगा। अरे आप अपने इनकम टैक्स में क्या पढ़ते हो, अगर आप अर्न करते हो तो टैक्स लगता है ना, इनकम हुई तो टैक्स लगा। उसी तरीके से जीएसटी लगाने के लिए कोई एक टैक्सेबल इवेंट चाहिए था, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, सप्लाई। कि सप्लाई होगी तब जीएसटी आएगा, वरना जीएसटी आएगा। ठीक है ठीक है। तो सप्लाई तो किस चीज की सप्लाई सर, तो इन्होंने कहा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, चाहे गुड्स की सप्लाई कर दो चाहे सर्विसेज की सप्लाई कर दो, या गुड्स और सर्विस दोनों को ही सप्लाई कर दे रहे हो, तो इस सिचुएशन में अगर सप्लाई आ गया तो वहां पे जीएसटी अपनी आंखें खोल लेगा। सर एक बात सोचना कि सर गुड्स और सर्विस को छोड़ के कुछ बचता ही नहीं है कभी भी। आप सप्लाई करते हो तो गुड्स और सर्विस को छोड़ के कुछ बचता ही नहीं है। सर सप्लाई 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 का भी डेफिनेशन है क्या, हाँ है, बट अभी बात समझो। सर वेरियस टैक्सेबल इवेंट नेमली मैन्युफैक्चर, सेल, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, परचेज, एंट्री इनटू अ टेरिटरी ऑफ स्टेट एक्सेट्रा हैव बीन अवे विथ इन फेवर ऑफ जस्ट वन इवेंट, दैट इज सप्लाई। आज के कुछ साल पहले मतलब 2017 के पहले सेल्स के ऊपर अलग टैक्स आता था, परचेजेस के ऊपर अलग से टैक्स आता था, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अलग से टैक्सेस आते थे, कस्टम ड्यूटी होती थी, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स यूज होते थे। बट अब एक सिंपल सीधा साधा शब्द निकाल दिया गया है कि सप्लाई। अगर सप्लाई हुआ तो सर वहां पे जीएसटी की बात की जाएगी। अगर सप्लाई हो गया दैट इज टैक्सेबल इवेंट आ गया। मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स है, परचेज है, क्या है क्या नहीं, कुछ भी यहाँ पे मतलब नहीं है। सप्लाई है तो भाई साहब यहाँ पे जीएसटी की बात हो जाएगी। इसका मतलब इन द जीएसटी रिजीम द इंटायर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज is taxed in an integrated manner unlike the earlier indirect taxes which were charged independently either on manufacture of sale of goods or the provision of services। देखो यहाँ पे ये यही बात कह रहे हैं कि इसका मतलब अब आज के दिन में क्या हो रहा है, कुछ भी हो जाए गुड्स और सर्विसेज की अगर सप्लाई हो गई तो वहां जीएसटी की बात कर देंगे। जैसा कि पहले हुआ करता था कि सेल हुआ तो ये वाला टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग किए तो कस्टम टैक्स, सेल पे वैट आ गया, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज दिए तो सर्विस टैक्स आ गया, तो डिफरेंट इवेंट्स पे डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगते थे। वो सारी बातें अब भूल जाइए, अब सप्लाई है तो जीएसटी आएगी। सर ओके, मतलब सर आपने हमको बोल दिया कि सप्लाई है तो जीएसटी आएगा, तो सर सप्लाई को पहले बताओ। लेकिन बेटा आपको एक बात हम बता देते हैं, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन कही जाती है कि गुड्स प्लस सर्विसेज, गुड्स गुड्स हो या गुड्स और सर्विसेज की अगर सप्लाई होती है तो सर जीएसटी आता है। लेकिन सप्लाई भी होनी चाहिए फॉर कंसिडरेशन, कुछ भी कोई लिखेगा नहीं अभी, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये बात यहां पे कही जाती है। सप्लाई गुड्स ऑफ सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर यहां तक की बात तो समझ में आ गई हमको, आप ये ऐसा ऐसा हमको बता रहे हो। तो सर पहले आप हमको बताओ गुड्स क्या होती हैं और सर्विसेज क्या होती है। गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं जिनको हम सप्लाई करते हैं, और वो भी कंसिडरेशन के लिए, और वो भी बिजनेस के अंदर, तो सर ये पूरा का पूरा टैक्सेबल इवेंट के अंदर आता है। अभी रुक जाना है, अभी टेंशन मत लेना, ये सब कुछ पूरा होता है तो जीएसटी आता है। अभी आपको कुछ नहीं समझना है, अभी आपने बस एक चैप्टर समझा है, जिसको समझा क्या, अभी बस जाना है कि सर सप्लाई कुछ होता है, कुछ होता है, क्या होता है अभी आपको नहीं पता है। चलो कुछ डेफिनेशन समझते हैं। सर गुड्स, गुड्स किसको कहते हैं,
मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी देखो इस बुक के अंदर ना ये अदर देन को रेड किया हुआ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने इस तरीके से रेड कर रखा है, तो जिससे आपको वन डे बिफोर एग्जाम में पढ़ने के लिए ये चीजें बहुत इजी लगेंगी। ठीक है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स का मतलब समझो। अभी सप्लाई हटाओ और बाकी सारी जीएसटी कैसे लगता है, टैक्सेबल इवेंट क्या है, सब कुछ हटाओ, कुछ टर्म्स का मतलब समझ लो। ठीक है सर, गुड्स क्या होते हैं, गुड्स मतलब क्या? तो सर ये पेपर गुड्स है, ये पेन गुड्स है, सर सब कुछ गुड्स है। हाँ गुड्स तो है, लेकिन गुड्स का रियल मीन समझो। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव कर सकती है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। देखो मैंने रेड इंक से पहले उसके ऊपर क्रॉस किया हुआ है। मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ के बाकी सब कुछ जो मूव कर सकता है, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, सर वो क्या है, गुड्स की मीनिंग में आता है। बट इंक्लूड, लेकिन गुड्स के अंदर इंक्लूड भी किया गया है क्या चीज, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड ऑफ forming part of the land which are agreed to be sold before supply or under a contract of supply। मतलब क्या, इन्होंने कहा कि भैया देखो गुड्स के अंदर तो सब कुछ आ जाएगा, गुड्स के अंदर तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन इन्होंने एक बात कही ना कि मूवेबल आइटम आ रही है, मूवेबल आइटम्स आ रही हैं। ठीक है, लेकिन सर अगर मूवेबल आइटम्स आ रही है तो मनी और सिक्योरिटीज, शेयर डिबेंचर्स वगैरह को छोड़ के बाकी सब कुछ गुड्स में आ गया। सर मूवेबल आइटम्स आ रही हैं बट इन्होंने इंक्लूड कर दिया एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम में भी आप आगे पढ़ोगे तो लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग का जो एक्शनेबल क्लेम होता है वो भी गुड्स की मीनिंग में आता है। मतलब लॉटरी खेलना, लॉटरी आपकी क्या होती है, गुड्स के अंदर डिफाइंड कर दी गई है। ठीक है, इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स। देखो खेत के अंदर अगर कोई खड़ी फसल है या पड़ी फसल है, ठीक है, खेत के अंदर कोई खड़ी फसल है कि गेहूं उगे पड़े हैं, खड़े खड़े गेहूं बेच डाले पूरे मैंने, या तो फिर उसको उसको कटाई करके उसके बाद मैंने गेहूं को बेचा, दोनों ही केसेस में उसको गुड्स की मीनिंग में ही डाला गया है। उन क्रॉप्स को भी बोल दिया गया, क्योंकि तुम देखोगे ना तो यार वो खेत में खड़ी फसल मूवेबल तो होती नहीं है, तो यहाँ पे लॉ मेकर फंस जाते हैं कि भैया वो तो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो गया, तो कोई खड़ी फसल बेच रहा है तो उसमें टैक्स ही नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि ठीक है वो मूवेबल नहीं है, लेकिन अगर अटैच टू लैंड है हम उसको इंक्लूड कर दिए कि अगर उसको भी बेचा गया तो उसको गुड्स की डेफिनेशन में माना जाएगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि इंक्लूड है, इसलिए इन्होंने यहां लिख दिया इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू, जो अटैच है या तो फिर फॉर्मिंग पार्ट या तो फिर लैंड का पार्टी है, विच इज अग्रीड टू बी सेवरेड, जिसको एग्री कर दिया गया कि भैया बाद में इसको कटैया छटैया करके बेच दिया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ठीक, ठीक है सर जी। सप्लाई का मीनिंग अभी बताएंगे आपको। सर गुड्स तो बता दिए, अब सर्विस क्या होती है सर? अच्छा एक्शनेबल क्लेम देख लो क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है सर? मीन्स अ क्लेम ऑफ एनी डेप्ट other than a debt secured by mortgage of immovable property or hypothecation of pledge of immovable property or to any other beneficial interest in movable property not to imposition of either actual contractive constructive or claimant which the civil court recognized affording as affording ground for relief whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent। पूरी की पूरी कहानी छोड़ो, इतना समझो यार। एक्शनेबल क्लेम आपको पता है ना कि जिस पे आप एक्शन ले सकते हैं कि भैया ये पैसा हमको चाहिए। डेप्ट के जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी एक्शनेबल क्लेम में हो जाए कि भैया इतना पैसा हमको आपसे रिकवर करना है, लेकिन इस एक्शनेबल क्लेम में वो अमाउंट रिकवर नहीं होगा जो असेट को कहीं आप प्लेज व्लेज करके रखे हुए हो। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि बैंक क्या करती है, आपके ये जब कैश क्रेडिट अकाउंट होता है ओपन, सीसी अकाउंट ओपन होता है, तो घर और स्टॉक का हाइपोथिकेशन कर लेती है। तो जो स्टॉक का हाइपोथिकेशन की और प्रॉपर्टी के पेपर्स को एज अ मॉर्गेज रख ली, वो एक्शनेबल क्लेम में नहीं है। लेकिन जो बाकी अदर जो क्लेम होते हैं जो किसी डेप्ट के अगेंस्ट होते हैं, वो सब एक्शनेबल क्लेम में आता है। लेकिन यहाँ पे देखो बट अदर देन, इसको एक्सक्लूड कर दिया है। जो बैंक हाइपोथिकेशन का स्टॉक रख लेती है, हाइपोथिकेशन सीसी के अगेंस्ट, या फिर बैंक जब लोन देती है तो जो घर के पेपर मॉर्गेज कर लेती है ना, भैया वो मॉर्गेज आपका एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ठीक, ठीक है सर, ये होता है एक्शनेबल क्लेम। अब देखो आपसे ये जीएसटी एक्ट पूछ रहा है कि गवर्नमेंट क्या होती है, तो गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने सीधे बता दिया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर कहीं लिख के आता है जीएसटी लॉ के अंदर, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है वो अथॉरिटी जो जीएसटी एक्ट बोले, जो भी गवर्नमेंट ऑथराइज कर दे कि इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहेंगे, उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मान लिया जाता है। तो देखो अभी तक
डेफिनेशंस आप जो समझे उसमें कुछ भी नहीं था। एक चीज याद करने वाली है कि गुड्स में कभी भी मनी और सिक्योरिटी नहीं आएगा। गुड्स में कभी भी मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं आएगा। आगे की कहानी अगर हम देखें सर, तो फैमिली किसको कहते हैं? देखो, आप लोग इस बुक को अपने साथ रख लेना, ठीक है? हार्ड कॉपी ले लेना, नहीं है बुक तो फिर अगर प्रिंट आउट भी नहीं निकाल पा रहे तो सॉफ्ट कॉपी में किसी दूसरे डिवाइस पे देखते रहना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आपको या ये क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए आपको यूट्यूब के ऊपर। ओके ओके बेटा, चलो फैमिली का मतलब क्या होता है, और अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल है तो उसी से पढ़ते रहो एक बार। द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, मतलब हस्बैंड अगर है, कोई आदमी है, कोई मैन है, तो उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन, साथ ही साथ यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर सिस्टर, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन ऑफ दैट पर्सन, वो भी फैमिली की मीनिंग में आएंगे इफ, यदि दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन, अगर वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तभी वो मेरी फैमिली में आएगी। मतलब मेरी फैमिली के अंदर एज पर जीएसटी, मेरी फैमिली के अंदर मेरे मेरी पत्नी आ गई, मेरे बच्चे आ गए, लेकिन मेरे माता पिता, दादा दादी और भाई बहन तभी मेरी फैमिली में आएंगे अगर वो डिपेंडेंट है हम पे। अगर वो इंडिपेंडेंट है बेटा तो वो जीएसटी एक्ट में मेरी फैमिली की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर जी क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी है लोकल अथॉरिटी की। लोकल अथॉरिटी की सर इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये A4 पे प्रिंट आ जाएगा इजीली, मैंने मैनेज किया हुआ है, A4 पे प्रिंट आ जाएगा और रीडेबल फॉर्मेट है। देखो मेरे पास भी पड़ी है, रीडेबल फॉर्मेट में है, फॉन्ट कोई छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है सर। लोकल अथॉरिटी किसको कहते हैं? पूरी डेफिनेशन दी हुई है बुक में, बस इतना जानो, ये कभी डेफिनेशंस इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा, ठीक? आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना होगा। तो देखो लोकल अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पंचायत, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कमिटी। उसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा है कंटेनमेंट बोर्ड, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल, डेवलपमेंट बोर्ड और रीजनल काउंसिल, ये सब अपने अपने एक्ट में जहां रजिस्टर्ड होती हैं तो इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? लोकल अथॉरिटी। ये एक छोटी सी बात यहाँ पे बताई गई है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आइए सर एक बात को समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? तो मैन्युफैक्चरिंग वही होती है कि अगर आपने एक कमोडिटी ली और उस पर कुछ प्रोसेस करके कोई नई कमोडिटी बना ली जो उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सर उस घटना को बोलते क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। रिजल्ट इन इमरजेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेम, नया प्रोडक्ट बना जिसका नया नाम है, नया कैरेक्टर है और कुछ यूज है, तो उसको क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरर। शैल बी कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली, तो उसको भैया क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरर करते हैं जो ये सब काम करवाते हैं। उसके बाद सर देखो, टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब होता है इंडिया, मीन्स द टेरिटरी टू विच द प्रोविजन ऑफ द एक्ट अप्लाई। टैक्सेबल टेरिटरी का यह मतलब हुआ कि जिस टेरिटरी पे जीएसटी लॉ लगता है उसको टैक्सेबल टेरिटरी कहते हैं। मतलब सर देखो, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या सर वहां पे जीएसटी लॉ लगता है? जी हाँ। और टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया के अंदर जीएसटी आएगा। बट सर ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या जीएसटी लॉ लगता है? भारत का जीएसटी लगता है क्या ऑस्ट्रेलिया पे? नहीं। तो जहां तक भारत के जिस जिस हिस्से तक या पूरे भारत में चूंकि जीएसटी लॉ लगता है तो वही पूरा भारत हमारा टैक्सेबल टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। जब एक्ट में आप पढ़ेंगे तो बार बार इसको इंडिया नहीं लिखेगा, लिखेगा क्या? विद इन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब आप रफली समझ लेना कि भैया ये इंडिया की बात कर रहा है जिसके ऊपर जीएसटी लॉ लगता है। इसके बाद सर एक कंडीशन आ गई, टैक्सेबल सप्लाई किसको कहते हैं? सर हाँ, सप्लाई तो आप पढ़ाई नहीं तो टैक्सेबल सप्लाई क्यों बता रहे हो? छोटा सा यार, देखो दो लाइन है, देखो सप्लाई कह दिए तो वो सप्लाई ये भी तो हो सकती है कि उस सप्लाई पर टैक्स नहीं आता हो, एग्जेम्प्ट हो वो, और ये भी हो सकती है कि नहीं नहीं उस पर टैक्स आता है, वो टैक्सेबल। तो जिस पे टैक्स आएगा उसको टैक्सेबल सप्लाई कहेंगे। इतना इजी है ये, देखो मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लिवेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट, जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है उसको क्या कह देंगे? टैक्सेबल सप्लाई। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर्विसेज का एग्जांपल है, अभी हम बाद में बताएंगे। सप्लायर पर्सन की डेफिनेशन बाद में बताएंगे। चलो प्रिंसिपल को समझो। सर एक टर्म आएगा बार बार, प्रिंसिपल, उस वो क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब सर क्या होता है? प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन और ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ।
मतलब सर क्या है, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ओह भैया लोग इधर देखो, यहाँ पे डी मार्ट है, इस बात को समझना, डी मार्ट है और ये डी मार्ट का ये डी मार्ट है, ठीक है। अब डी मार्ट ने क्या किया, एक एजेंट अपना रखा है, एम्प्लॉय नहीं है, सुन लो नालायक, एम्प्लॉय नहीं है, एक एजेंट रखा है। और डी मार्ट क्या कहता है कि भाई साहब एजेंट तुम ना मैगी के सारे प्रोडक्ट्स ले लेना, सॉसेस और नूडल्स एंड ऑल दैट। फिर इसको कहता है कि भाई तुम आईटीसी के भी सारे प्रोडक्ट परचेज करके दो, पीएनजी के भी सारे प्रोडक्ट परचेज करके दो, हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी सारे प्रोडक्ट हमें परचेज कर दो, मेरे नाम पे खरीदो, डी मार्ट के नाम पे इनवॉइस लो और हमें यहाँ पे वो सारे के सारे मेरे स्टोर में डाल देना जितनी भी जरूरत पड़ेगी। और ये तुम ये ले लो, ये मेरा पुणे वाला स्टोर, तुम एजेंट, तुम मेरे पुणे वाले स्टोर के प्रोक्यूरमेंट एजेंट हो, या इसको क्या कहेंगे, बाइंग एजेंट हो, कि तुम गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहे हो मेरे लिए, मेरे बिहाफ पे। तो ये आदमी क्या कर रहा है, डी मार्ट के बिहाफ पे चीजें खरीद रहा है। तो चूंकि जो दूसरे के बिहाफ पे काम करता है ना उसको एजेंट कहते हैं, और जिसके बिहाफ पे काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। अब सर यहाँ एक और कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकती है। अब ये मानते हैं कि सर अगर मान लो सर ये डी मार्ट का वेयर हाउस नहीं हो गए, डी मार्ट पुणे का स्टोर नहीं होते हुए एक फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस था, ठीक, फ्लिपकार्ट एक वेयर हाउस है। अब इसने क्या किया, एक सप्लाइंग एजेंट डाल दिया, सप्लाई एजेंट ई कार्ड, एक एजेंट हम बोल रहे हैं, सुन लो, ये कहता है कि भैया ये देखो मेरे यहाँ पे इतने माल पड़े हुए हैं, जो भी इंसान इलेक्ट्रॉनिक्स मांगे उसको मेरे इससे निकाल के यहाँ पे तुम सप्लाई कर देना मेरे बिहाफ पे, इनवॉइस भी मेरी ही देना, फ्लिपकार्ट कहता है इनवॉइस भी मेरी ही देना भैया, लेकिन तुम सप्लाई कर देना। तो दिस इज सप्लाई एजेंट, जो इस या सेल्स एजेंट भी इसको कह सकते हैं, जो इसके नाम पे, जो इसके बिहाफ पे सप्लाई करता है। देखो तो प्रिंसिपल मतलब पर्सन ऑन हुज बिहाफ एंड एजेंट, प्रिंसिपल मतलब ये दोनों हुए जिसके बिहाफ पे एजेंट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ सप्लाई, जिसके बिहाफ पे एजेंट क्या करता है, बिजनेस कैरी ऑन करता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट ने किसी को एजेंट बनाया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आएगा भैया तुम सप्लाई कर देना उन चीजों को, तो दैट्स कॉल्ड सप्लाइंग एजेंट। मैं यहाँ फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड बायर या सेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, वेयर हाउस में फ्लिपकार्ट के खुद के भी सामान होते हैं, तो उसको उठा के डिलीवरी करने के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग एजेंट, स्टोर में खरीद खरीद के सामान तुम्हें लगाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो सप्लाई एजेंट और बाई एजेंट दोनों तरीके के एजेंट होते हैं, और जिस इंसान के बिहाफ पे, जिसके लिए काम करते हैं उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इस चीज को भी समझ गए होंगे, ठीक है सर। सर हाँ, सर हाँ, तो सर पर्सन होते कौन है, सबसे काम की बात सर, पर्सन कौन कौन होता है जीएसटी एक्ट के अंदर। पर्सन में कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, हम, कोई एचयूएफ भी हो सकता है, मोहित रुंगटा एचयूएफ, और कोई कंपनी भी हो सकती है, मिशन सीए कॉर्पोरेशन, ठीक है। कोई फर्म भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी भी हो सकती है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया, मतलब कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आपकी क्या हो सकती है, पर्सन की मीनिंग में आ सकती है। कोई कॉर्पोरेशन भी हो सकती है जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन कंपनी को भी पर्सन की मीनिंग में यहाँ ले सकते हैं, जो कि विदेशों के लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन वो फॉरेन कंपनी अगर भारत में आके कोई ट्रांजेक्शन करती है, भाई जीएसटी कैसे छोड़ते हैं, तो उनको भी पर्सन की मीनिंग में इंक्लूड कर लिया गया। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, या कोई लीगल अथॉरिटी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी पर्सन की मीनिंग में है। याद करना कि गवर्नमेंट अगर सर्विसेज दे रही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई सर्विस दे रही है, तो सर वहां पे भी आपका जीएसटी आ सकता है। सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट, सोसाइटी को भी पर्सन की मीनिंग में डाला गया है, ट्रस्ट को भी पर्सन की मीनिंग में डाला गया है, और एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग एबव, और अगर यहाँ कोई छूट गया हो ऊपर की लिस्ट में, और तो उस आर्टिफिशियल पर्सन को भी हमने पर्सन की मीनिंग में डाल दिया है। तो सर पर्सन मतलब क्या, सब कुछ आ गया, जो सप्लाई कर रहा होगा वो इस जाल में फंस जाएगा
वो पर्सन की मीनिंग में आ जाएगा। सर ये जो आप पढ़ा रहे हो क्या इसको हमें याद करना है? कोई नीड ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं पड़ेगी आपको इसको याद करने की, कोई नीड नहीं है भैया कि आपको ये सब चीजें याद करनी पड़े। बिकॉज जनरल एक बार रीड कर लिया, काम खत्म, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये याद रखना, गुड्स एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। गुड्स में रुपए, पैसे, मनी और सिक्योरिटीज नहीं आते हैं। सर मनी का क्या मतलब है? सर मनी का क्या मतलब है? देखो पैसा, और पैसा तो केवल इंडियन लीगल टेंडर नहीं, फॉरेन वाली मनी भी मनी होती है। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना इस बात को। मनी मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, चाहे वो भारत का रुपया हो या यूएसए का डॉलर हो, चेक हो, प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, लेटर ऑफ क्रेडिट हो, ड्राफ्ट हो, पे ऑर्डर हो, ट्रैवलर चेक हो, मनी ऑर्डर हो, पोस्टल हो, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस ही क्यों ना हो, आरटीजीएस करा दिया, गूगल पे करा दिया, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट recognized by the Reserve Bank of India when used as a consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another domination, but shall not include any currency that is held for numismatic value। अब यहां बड़ा मजा आया। सीधी सादी बात में भाषा में इन्होंने ये कहा कि मनी में सब कुछ आ जाएगा जो कि आप एज अ कंसिडरेशन देते हो, या फिर अगर आप जैसे डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कराते हो, रुपए के डॉलर में कन्वर्ट कराते हो, तो इस कन्वर्जन रुपए डॉलर, डॉलर रुपए, इस पे भी ये डॉलर भी मनी में आ जाएगा, कॉइन्स भी मनी में आ जाएंगे। लेकिन कुछ रेयर कॉइन्स आप या रेयर नोट्स आपने रखे हैं, कुछ रेयर कॉइन्स रखे हैं। मान लो 5 सेंट का कोई कॉइन है जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, तो इस तरीके के अगर कोई कॉइन्स हैं तो उसको मनी की मीनिंग में नहीं लिया जाता है। देख लीजिए यहां पे देखो लिखा है, न्यूमिस्मेटिक्स इज द आर्ट साइंस ऑफ प्रिजर्व की हैं आप एंटिक करेंसी। किसी एंटिक करेंसी को आपने प्रिजर्व करके रख लिया। मोहनजोदड़ो के जमाने का आपने कोई सिक्का पा लिया, कोई कॉइन पा लिया। लॉट्स ऑफ पीपल हैव अ हॉबी टू कलेक्टिंग रेयर कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। दे आर एंटिक एंड वैल्यू दे आर सोल्ड एट quite a lot depending on how old the coin currency is, that is what currency held for numismatic value। यहाँ पे सीधी बात इन्होंने ये कह दी, कोई रेयर कॉइन्स अगर आपने रखा है ना ऐसे पॉकेट के अंदर, तो वो मनी नहीं है आपका। अगर उसको सप्लाई करोगे, मान लो 5 सेंट का कॉइन है, ठीक है, वो अगर आपने 35 लैक्स के अंदर अगर आपने सप्लाई भी कर दिया, तो सर वहां पे 35 लाख गुड्स, ये पहली बात, इस कॉइन को गुड्स मान लिया जाएगा वहां पे, बिकॉज मनी नहीं मानेंगे, ठीक है, कॉइन को गुड्स मान लिया जाएगा और 35 लाख के ऊपर जीएसटी की बात कर ली जाएगी। यहां तक की बात तो क्लियर हो गई होगी, मैं 100% श्योर हूं। अब सर सप्लायर क्या होता है, रेसिपिएंट क्या होता है, इन सब चीजों को भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन सर उसके पहले एक बात बता दिए, सर्विस क्या होती है। सर सर्विस क्या होती है, देखो सर्विस क्या होती है सर, तो सर सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स को छोड़ के कुछ भी अगर आ जाए तो वो सर्विस होता है। गुड्स को छोड़ दो, कुछ भी आ जाए तो वो सर्विस है। सर क्या भारी डेफिनेशन है, पहले गुड्स में सब कुछ डाल दिया। गुड्स में क्या क्या डाल दिया, मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ के ऑल मूवेबल थिंग्स, एक्शनेबल क्लेम और क्रॉप्स को जो कि फॉर्मिंग पार्ट, अटैच्ड और नॉट एंड ऑल दैट, सब कुछ, ठीक है। और उसके अलावा गुड्स के अलावा जो कुछ है वो सब सब सर्विस है। मतलब मनी और सिक्योरिटी छोड़ के बाकी सब कुछ जीएसटी की मीनिंग में फंस चुका है अब, ठीक है सर जी। तो देखिए मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड, यहाँ पे अगेन इंक्लूड कर दी है कुछ चीजों को, activities relating to the use of money of its conversion by cash or any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which separate consideration is charged। अभी समझा रहे इसका मतलब, explanation for the removal of doubt, it is otherwise clarified that the expression service include facilitating arranging transaction in securities। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग मेरे साथ लिख भी लेना। एग्जाम्पल के लिए देखो, देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हम क्यों दे रहे हैं आपको, ये एग्जाम्पल है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, आपके डाउट को खत्म करने के लिए। इट इज हेदर बाई क्लेरिफाइड दैट एक्सप्रेशन सर्विस इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। मतलब देखो यहाँ पे आप ऐसे एक लाइन खींचो, यहाँ पे सिक्योरिटीज के बारे में हम आपको समझाएंगे और यहाँ पे हम आपको मनी के बारे में समझा रहे हैं। मनी के बारे में हम समझा रहे हैं, अज्यूम करो सर आपके पास थे $100, ठीक है, और $1 के लिए यहाँ पे रेट चल रहा है 80 रुपीज, ठीक,
ठीक है सर जी, आपके पास थे $100। अब आप गए किसके पास? अब आप यहां से चले गए सर मनी एक्सचेंज वाले के पास, जो कि मनी एक्सचेंज करके देते हैं। आप उनके पास गए और बोले, ओ भैया, हाँ भैया भैया, हाँ हाँ बोलो बोलो बाबू। तो उसने आपने बोला कि ये ले लो मेरे $100 और मुझे रुपए दे दो। तो देखिए, जब आपका $100 यहाँ जाएगा इसके पास, तो ये मनी एक्सचेंज वाले सर आपको क्या कुछ पैसे देंगे? हाँ सर, ये आपको देंगे 80,000 रुपीज। लेकिन एक बात बताओ, ये मनी एक्सचेंज वाला अगर खुद कुछ अर्न नहीं करेगा तो ये कमाएगा क्या? ये क्यों आपको, अरे भाई 500 का लेके छुट्टे लेने जाओ तब तो जल्दी छुट्टे नहीं मिलते, तो ये मनी एक्सचेंज वाला डॉलर और रुपीस का कन्वर्जन करने के लिए फ्री में कर देगा क्या? नहीं, मनी एक्सचेंज वाला ना क्या करता है, इसके कुछ कन्वर्जन चार्जेस लेता है, कन्वर्जन चार्जेस लेता है। अज्यूम करिए 80,000 रुपए की जगह इसने आपको क्या दिया, 80,000 रुपए की जगह इसने आपको दिया केवल और केवल 78,000 रुपीज, ठीक, और इसने कन्वर्जन चार्ज ले लिया अपना 2,000 रुपए। क्लियर है? तो सर ये कहा गया यहाँ पे कि देखो, मनी की मीनिंग में ये 78,000 तो नहीं आ रहा है, जो रुपए के बदले तुमने डॉलर लिया, जो आपने क्या किया, करेंसी का डिनोमिनेशन चेंज करवाया, लेकिन इस सर्विस को पाने के लिए जो आप अलग से चार्ज पे कर रहे हो ना, 2,000 रुपए, इसको भैया मनी की मीनिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये चीज क्या होती है, कन्वर्जन करके देना, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाती है। ये क्या हो गई आपकी, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई। और सर ये 2,000 रुपए के ऊपर 18% की रेट से जीएसटी आता है। ठीक है, अभी इतना समझो, इस 2,000 रुपीज के ऊपर 18% की रेट से जीएसटी आता है, क्योंकि वो सेपरेट कंसिडरेशन फॉर मनी एक्सचेंज है। ठीक है, तो ये 2,000 रुपए मनी की मीनिंग में नहीं आएगा, लेकिन आपने $100 देके 78,000 रुपीज जो लिए हैं वो आपका मनी की मीनिंग में आ गया, लेकिन सेपरेट कंसिडरेशन 2,000 रुपए जो केवल ट्रांजेक्शन के लिए एज अ चार्जेस दिए हैं, कन्वर्जन चार्ज, वो मनी की मीनिंग में नहीं आएगा, और वो सर्विस की वैल्यू है उस पर जीएसटी आ जाएगा। इसी तरीके से मानते हैं सर यहाँ पे आप क्या किए हो, आपने परचेज किया टाटा मोटर्स के शेयर को एट द रेट ₹400। आपने 100 शेयर्स को परचेज किया है, 100 शेयर्स आपने परचेज किए बेटा, 100 शेयर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स के आपने 400 रुपए पे परचेज कर लिया। तो सर यहाँ पे एंजल वन है, एंजल वन एक शेयर ब्रोकर है। ठीक है, इस शेयर ब्रोकर के पास आपने क्या किया, इस शेयर ब्रोकर को पैसे दिए। हाँ सर, आपने शेयर ब्रोकर को 40,000 रुपए शेयर ब्रोकर को दिए होंगे, और शेयर ब्रोकर ने आपके नाम पे 100 शेयर परचेज कर लिए, 100 शेयर परचेज कर लिए। लेकिन बेटा 40,000 के साथ साथ यहाँ पे ना ब्रोकरेज चार्ज आता है, ब्रोकरेज चार्ज अज्यूम करो 20 रुपए आता है। ठीक है, तो ये जो ब्रोकरेज एंजल वन ने, ये जो एंजल वन था ना, इसने जो ब्रोकरेज आपसे ली है ना 20 रुपए, ये आपका सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। ये सिक्योरिटी को फैसिलिटेट करने के लिए कि आप सिक्योरिटी परचेज कर पाए, इसलिए ब्रोकरेज चार्ज माना जाएगा, और इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा 18%। तो ये बात याद रखना कि मनी की डिनोमिनेशन को, मनी के कन्वर्जन के लिए अगर कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है तो वो भी मनी की डेफिनेशन से बाहर है। और सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करने के लिए, सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए अगर अलग से ब्रोकरेज चार्जेस या किसी और नाम से कुछ चार्जेस पे हो रहे हैं तो वो भी सिक्योरिटी के मीनिंग में नहीं आता, ये एक सर्विस चार्ज होता है। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है, आप मुझे ये बताइए तुरंत, तुरंत बताइए यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? सर यहां तक की पूरी बात हमें क्रिस्टल क्लियर हो गई है। ठीक है, अब सर एक बात और बता दूं, क्या सप्लायर कौन होता है? इसके लिए एक बार इधर आइए, देखिए देखिए भैया, इस फोटो के अंदर देखिए, एक ये बहुत प्यारा बच्चा है और एक ये नालायक बच्चा है। अपने दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक ठीक है। ये देखिए, ये इस पर्सन ने क्या किया, ये पर्सन गुड्स को, आपको दिख रहे हैं ये गुड्स हैं, इस ये पर्सन, ये वाला, हाँ ये वाला आदमी दिख रहा होगा आपको, ये वाला आदमी जो है, ये वाला आदमी गुड्स को इस पर्सन को भेज रहा है। हाँ सर, गुड्स को इस पर्सन को तो भेज रहा है। तो जो इंसान गुड्स को मूवमेंट करा रहा है दूसरे व्यक्ति को देने के लिए, इसको कहते हैं सप्लायर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, गुड्स का मूवमेंट करा रहा है दूसरे पर्सन को देने के लिए। लेकिन सर इस वाले इंसान को देखिए, रेसिपिएंट, ये जो स्माइल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस गुड्स के बदले में पैसे दे रहा है।
इस गुड्स के बदले में पैसे दे रहा है, तो जो बंदा पेमेंट देता है वो होता है रिसिपिएंट, या फिर अगर पेमेंट इन्वॉल्व नहीं भी है तो जो बंदा गुड्स को रिसीव करता है या सर्विसेज को, जैसे मान लो अगर ये हेयर कट वाला होता तो हेयर कटिंग की सर्विस जो ले रहा होता, पहली बात तो देखो कि पैसा कौन दे रहा है, जो पैसा दे रहा है वही रिसिपिएंट, और अगर पैसा नहीं दिख रहा है कौन दे रहा है, तो जो बंदा गुड्स रिसीव कर रहा है या जो सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है, वो रिसिपिएंट हो जाता है। ठीक है सर जी, तो इस तरीके से और एकदम सिंपल लॉजिक से समझते हैं सप्लायर कौन होता है। लास्ट दो डेफिनेशन बची, एक बार समझ लो। सप्लायर मतलब इन रिलेशन टू एनी गुड्स, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, in relation to any goods or services or both shall mean the person supplying the said goods or services or both, and shall include an agent acting as on behalf of such supplier in relation to goods or service or both supplied। तो सीधी बात, जो भी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करता है, अब देखो shall include an agent, तो मैंने बताया था ना, जैसे फ्लिपकार्ट के लिए अगर फ्लिपकार्ट ने किसी एजेंट को रखा है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सप्लाई करता है, तो वो एजेंट वहां सप्लायर हो गया। तो सीधी बात, जिसने सप्लाई की सर वो सप्लायर हो गया। देखो इस तरीके से आपको समझना है सप्लायर कौन होगा, इस तरीके से आपको समझना है कि सर सप्लायर कौन होता है इन जीएसटी। बट बेटा यहाँ पे रिसिपिएंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रिसिपिएंट वाली डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप मार्क कर लेना और इसको एक बार पढ़ना। सप्लायर दोबारा नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। देखो सर रेसिपिएंट कौन होता है, ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मींस वेयर अ कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर देखो ये जो गुड्स सप्लाई हो रहा है इसके लिए कंसिडरेशन यहां से दिया जा रहा था, पैसे दिए जा रहे थे, तो अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है गुड्स या सर्विसेज के लिए, देन द पर्सन हु इज लाइबल टू पे फॉर द कंसिडरेशन, तो जो आदमी कंसिडरेशन देने के लिए लाइबल है ना, उसको क्या कहा जाएगा, जो आदमी कंसिडरेशन देने के लिए लाइबल है वो मेरा हो जाएगा रेसिपिएंट, जिससे पैसा आया वो रेसिपिएंट बन जाए। ठीक, अगर वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल, अगर कंसिडरेशन पेबल ही नहीं है सर, पता ही नहीं चल रहा पैसा किससे आया या पैसा आ ही नहीं रहा है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल, टू हुम पोजेशन और यूज ऑफ गुड्स इज गिवन टू मेड अवेलेबल। इस तब क्या होगा, जिस आदमी को गुड्स डिलीवर किया गया है या जिसको गुड्स अवेलेबल करा दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कोई जेनसेट कहीं लगा हुआ था, आपने किसी को अवेलेबल करा दिया कि भैया ये लो इस जेनसेट को यूज कर लो, तो वहां पे और हमेशा यूज करो भैया, ये जेनसेट यहीं लगा आज तो तुम्हारा ही हो गया, तो वो अवेलेबल करा दिया आपने। सोलर पैनल आपने अवेलेबल करा दिया किसी को, भाड़े पे दिए तो सर्विस हो जाएगा, आपने गुड्स को उस जगह पे ही अवेलेबल करा दिया, लो आज से इस गुड्स को तुम यूज करो। तो इस कंडीशन में भी जिसको अवेलेबल कराया या जिसको डिलीवरी मिली, जो व्यक्ति गुड्स रिसीव किया या सर्विस रिसीव किया, वो रेसिपिएंट हो जाता है। यही बात लिखा है कंसिडरेशन अगर सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में नहीं दिख रहा है, तो जिसको सर्विसेज रेंडर्ड की गई ना, जो सर्विस का मतलब आनंद उठाया है, वो व्यक्ति रेसिपिएंट कहलाता है। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, एंड एनी रेफरेंस टू पर्सन टू हुम सप्लाई इज मेड शैल बी construed as supply reference to the recipient of the supply and shall include an agent acting as such on behalf of the recipient in relation to goods or service or both supplied। तो भैया यहाँ पे अगर एजेंट के थ्रू भी आप लेते हो तो एजेंट को भी रेसिपिएंट कहा जाएगा। सप्लायर भी आप समझ गए, रेसिपिएंट भी समझ गए। रेसिपिएंट पैसा मिला तो जो पैसा दिया, पैसा नहीं मिला तो जिसको गुड या सर्विस मिली वो रेसिपिएंट। लेकिन सप्लायर में भी एजेंट आ सकता है और रेसिपिएंट में भी एजेंट हो सकता है, और एजेंट क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, प्रिंसिपल क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। अब इस पूरे चैप्टर में एज अ डेफिनेशन आपको दो चीजें हम पढ़ाएंगे इन डिटेल। वो क्या होता है कि सर कंसिडरेशन किसे कहते हैं, और बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है। और अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि सर सप्लाई क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7 कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, किस चीज को सप्लाई कहेंगे। इसके पहले अगर किसी को कोई भी चीज नोट डाउन करनी है तो यहाँ पे स्टूडेंट नोट्स के अंदर वो अपने लिए शॉर्ट में लिख सकता है दोस्त। देखो अब एक छोटी सी चीज आपको बताते हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 कंसेप्ट ऑफ सप्लाई हम इसको पढ़ लेते हैं सर।
ठीक है, इसके बाद आपको हम ब्रेक दे देंगे, अप्रोक्सीमेटली 44 मिनट हो चुके हैं, 1 आवर के बाद ब्रेक मिल जाएगा। सर सप्लाई क्या है? बिकॉज सारी की सारी डिपेंडेंसी ही सप्लाई के ऊपर है, सब कुछ सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। और आपका पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधे बोलता है एक चीज, अब ये मिट नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधे बोलता है कि भैया अगर आपको पैसा मिल रहा है, पहली बात देखो जीएसटी क्या है सर? कॉमर्शियल टैक्स है, कॉमर्शियल टैक्स है। तो सप्लाई को आप कैसे डिफाइन करोगे? पहली बात, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए, और वो भी क्या सर? फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। अरे आप कुछ कमाओगे तभी तो हम आपसे टैक्स ले सकते हैं ना। मान लो कोई आदमी है, आपने ठंडियों में आप जाके किसी को कंबल बांट रहे हो, तो कंबल दे रहे हो, तो उसको सप्लाई की मीनिंग में डाल दें क्या? बिकॉज आपने ट्रांसफर किया, और अभी सप्लाई की मीनिंग नीचे देखोगे तो उसमें ट्रांसफर वर्ड भी आएगा। तो सर आप ठंडियों में जाके सबको कंबल बांट रहे हो, कंबल लो कंबल लो कंबल लो, जीएसटी डिपार्टमेंट आ जाएगा, जीएसटी दो जीएसटी दो जीएसटी दो, अब चैरिटी नहीं करोगे। तो इन्होंने कहा कि भाई सप्लाई की मीनिंग में तो बहुत चीजें आ जा रही है, तो उसको रोको, सप्लाई को कर दो फॉर कंसिडरेशन। जीएसटी के हिसाब से सप्लाई गुड्स और सर्विस की होनी चाहिए फॉर द कंसिडरेशन। अब एक और बात आ गई, अब क्या हुआ? अब भैया हमारे साथ एक लड़का है, ये है धनिया भैया, हमारे धनिया भैया जाते हैं और शॉप से खरीद के लाते हैं मैगी, तो इन्होंने गुड्स सप्लाई मैगी खरीद के लाए, ठीक है, कंसिडरेशन तो है। दुकानदार ने मैगी बेची, उसका तो बिजनेस था, बट इस भाई साहब आके मैगी खरीदे, इनका बिजनेस नहीं था। वहां पे तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब क्या हुआ, ये घर पे आए, इन्होंने दिवाली की सफाई की, मैगी वैगी खाए, खूब एकदम पेट भर गया, इनका घर की सफाई की, ठीक है, मस्त एकदम घर को साफ ऑफ किया, इन्होंने घर से निकाला कबाड़, ठीक, और कबाड़ कबाड़ी को बेच दिया। तो भाई साहब देखो, वहां पे इन्होंने गुड्स गुड्स को तो सप्लाई किया, कबाड़ निकाला घर का, कबाड़ी से इन्होंने लिए 200 रुपए, फॉर कंसिडरेशन भी किया, लेकिन कबाड़ बेचना इनका तो बिजनेस ही नहीं है। तो क्या बोला जाएगा? वो तुमने कबाड़ी को पैसे बेचे, जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसे आ जाएगा, कहेगा कबाड़ी को पैसे बेचे ताकि टैक्स दो मेरा, ये पॉसिबिलिटी है नहीं। तो सर यहाँ पे इन्होंने एक और वर्ड यूज किया, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कि भाई साहब गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन मीट आउट हो जाएगी तो सर हम इसको क्या कहेंगे? सप्लाई कहेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी एक्ट। आप जो पढ़ रहे हो वो आपको सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। उसके बाद हर एक स्टेट के भी अलग अलग एक्ट्स हैं, जैसे यूपी जीएसटी, एमपी जीएसटी, महाराष्ट्र जीएसटी, हिमाचल प्रदेश जीएसटी, पंजाब जीएसटी, दिल्ली जीएसटी, इस तरीके से अलग अलग है, ठीक। ठीक है, तो कंसेप्ट सप्लाई का यही समझो। देखो सीधे इन्होंने बोला कि सर द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तीन पैरामीटर दे दिए। पहला, सप्लाई शुड बी गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स या तो गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज की, और दोनों की क्यों ना हो रही हो, सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विस लाइक मनी, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा डिड नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। मतलब टाटा मोटर से आप जब जाके टाटा के शेयर खरीदते हो तो शेयर एक्सचेंज हुए, तो उसको भी सप्लाई की मीनिंग से बाहर कर दिया गया। आपने जाके कहीं छुट्टे करवा लिए, आप शॉपकीपर के पास गए, 500 का नोट दिए, 100 की 5 नोटें ले ली, तो एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, बट ये भी मनी का है, तो इसको सप्लाई की मीनिंग से बाहर कर दिया। तो सप्लाई बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स और सर्विसेज होना ही चाहिए। उसके बाद सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए। आप शॉपकीपर के पास मैगी लेने गए तो आपको गुड्स, उसने क्या किया? मैगी दिया, गुड्स दिया, फॉर कंसिडरेशन आपने उसको 20 रुपए निकाल के दिए, 50 रुपए निकाल के दिए, तो फॉर अ कंसिडरेशन हुआ। और सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि जीएसटी लॉ कॉमर्शियल लॉ है, इसलिए बिजनेस के अंदर होना चाहिए। शॉपकीपर का बिजनेस है मैगी बेचना, तो जब उसने आपको मैगी बेची तो उसने गुड्स सप्लाई किया कंसिडरेशन के लिए, उसको पैसा मिला, और मैगी बेचना उसका बिजनेस है। तीनों कंडीशन मीट आउट हो गई तो सर मैगी की सप्लाई कही जाएगी और वहां जीएसटी आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे खेल भी है। देखो देखो बच्चे, देखो ये सिंबल देख रहे हो, कॉशन है, एक्सेप्शंस है यहाँ पे, इसमें एक्सेप्शंस है। इन तीनों पैरामीटर के कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शंस क्या है?
पैरामीटर 2 और पैरामीटर 3 मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होता है और वो बिजनेस में नहीं है तो भी सप्लाई होता है, ऐसी दो कंडीशंस आती हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस बात को समझो, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से सर हमने क्या पढ़ा। देखो देखो इधर आओ इधर आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज गुड्स, गुड्स मतलब क्या, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, या तो फिर सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। अगर वो गुड्स या सर्विस हैं, लेकिन गुड्स और सर्विस में क्या नहीं आता है, मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं आता है, और उसमें गुड्स में इंक्लूड होता है एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर और अंडर अ सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ये गुड्स की डेफिनेशन में आता है। और सर्विस में क्या इंक्लूड हो जाता है, देखो यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी सर्विस में इंक्लूड होता है। कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश एनी अदर मोड फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। जैसा कि मैंने बताया था, डॉलर को रुपए में बदले तो जो अलग से कंसिडरेशन चार्ज हो वो भी सर्विस में आ जाता है। यूज ऑफ मनी भी सर्विस होता है। ठीक है, अब एक बात देखो, छोटी सी बात आपको यहाँ पे फिर से बताते हैं। सर आपने बोला मनी सिक्योरिटीज, मनी न गुड्स है न सर्विस है। अब देखो यहाँ पे आप हैं, आप गए बैंक, बैंक से आपने लोन लिया, लोन में बैंक ने आपको 10 लाख रुपए जब दिए, तो बैंक ने जब 10 लाख रुपए दिए हैं ना आपको, तो सर वो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं है, यहाँ पे सप्लाई ही नहीं है। लेकिन इस मनी को यूज करने के लिए जब आप इसको इंटरेस्ट देते हो ना, इंटरेस्ट देते हो, तो इंटरेस्ट देते हो तो चूंकि आप कंसिडरेशन देते हो, इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या है, कंसिडरेशन है, तब क्या हुआ, बैंक ने आपको बोरोइंग की सर्विस दी जिसके लिए वो कंसिडरेशन ले रहा है। अज्यूम करिए 1 लाख रुपए कंसिडरेशन ले रहा है, और बैंक का बिजनेस है कि वो आपको उधार दे, बोरोइंग या लेंडिंग सर्विसेज दे, तो सर यहाँ पे सप्लाई होती है। लेकिन ये इंटरेस्ट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, ये आप आगे पढ़ोगे, बट मैंने आपको यही बता दिया, इंटरेस्ट जो होता है वो सर क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर है, क्लियर है सर। अब आओ यहाँ पे, मतलब सर कोई भी चीज सप्लाई कैसे होती है, कोई भी चीज सप्लाई है इसका मतलब या तो फिर वो गुड्स की हो रही है या तो सर्विसेज की हो रही है, और एनीथिंग विच इज नाइदर अ गुड्स नाइदर अ सर्विस, दैट इज मनी और सिक्योरिटी, वो सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, मनी और सिक्योरिटी सप्लाई नहीं होते हैं, गुड्स और सर्विसेज की हो रही होती है तो सप्लाई होती है। तो गुड्स और सर्विसेज में भी सर पैरामीटर्स हैं कि गुड्स और सर्विसेज तो हैं, लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहे हैं और फॉर अ कंसिडरेशन हो रहे हैं, तभी दैट शुड बी सप्लाई। अगर गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये तीन पैरामीटर याद रखना, ये तीनों पैरामीटर लगते हैं तो सर वो क्या होता है, सप्लाई होता है। गुड्स एंड सर्विस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये तीन कंडीशंस यहाँ पे आ जाती है। लेकिन सर यहीं पे आपकी बात आएगी एक्सेप्शंस की, यहीं पे बात आती है एक्सेप्शंस की कि सर कुछ एक्सेप्शन है। ये देखिए एक्सेप्शन सेकंड और थर्ड पैरामीटर के जीएसटी लॉ के अंदर है। देखो एक्सेप्शंस भी मैंने यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे सप्लाई का एक जिस्ट छोटा सा है, इसको हम लेटर ऑन में हम आपको दोबारा रिवाइज कराएंगे तब यहाँ से पढ़ा देंगे। पहले एक बात समझो, सेकंड पैरामीटर क्या कहता है कि सप्लाई कैन बी विदाउट कंसिडरेशन। सेकंड पैरामीटर कहता है कि सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, तो सर ये सिंबल मैंने बनाया एक्सेप्शन का, सावधान हो जाओ, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है, लेकिन वो कौन सी सप्लाई है जो विदाउट कंसिडरेशन होती है उसको शेड्यूल 1 में बताया गया है। मतलब याद रखो, सप्लाई मतलब गुड्स एंड सर्विस फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये तीन बातें सेक्शन 7 दिमाग में डाल दो। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होती है, वो शेड्यूल 1 में बता दी गई है, उसको हम आगे लेटर ऑन पार्ट में पढ़ेंगे। और सर थर्ड पैरामीटर बोलता है सप्लाई कैन बी नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो उन्होंने तीसरा पैरामीटर दिया था कि सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। तो सर ऐसा हो सकता है कि वो इन द सप्लाई जो है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो भी उसको सप्लाई की डेफिनेशन में डाल दिया गया है। यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वो एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इसको भी हम लेटर ऑन पार्ट में अभी पढ़ेंगे। तो सर एक बार फिर से ब्रीफली समझो, ब्रीफली समझो, यहाँ पे आओ। देखो सप्लाई इंक्लूड स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ सप्लाई। सर सप्लाई का फॉर्म क्या हो सकता है, अरे सेल की, एक्सचेंज के, बार्टर के, लीज के, रेंटल के, डिस्पोजल के, किसी भी तरीके से आपकी उसको सप्लाई कहेंगे। शुड बी फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, एंड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक ठीक है, थोड़ा सा ये जनरल पॉइंट बोल रहे हैं हम आपको। देखो
द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई बिगिंस विद द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई इंक्लूड्स मतलब बड़ी डेफिनेशन है, सब कुछ सप्लाई में आ जा रहा है। क्या क्या आ रहा है? thus making it clear that CGST Act intended to give an extensive meaning in term of supply। सप्लाई में क्या इंक्लूड है? देखो, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और सारे के सारे फॉर्म सप्लाई के इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि सप्लाई इंक्लूड सेल, 10 रुपए की पेन बेच दी, ट्रांसफर, हम तुमको ये तुम मेरा आईपैड ले लो, मैं तुम्हारा गैलेक्सी पैड ले लेता हूं। बार्टर, साहब हमको ना ये लैपटॉप दे दीजिए और ये लीजिए 10,000 रुपए और मेरी 5 गायें। बार्टर, ठीक है। एक्सचेंज, हम लोगों ने कुछ चीजें एक्सचेंज कर ली, मेरा ये वाला फ्लैट आप ले लो, मुझे वहां वाला फ्लैट दे दो, एक्सचेंज किया। लाइसेंस पे कोई चीज ली, रेंटल पे लिया, लीज पे, डिस्पोजल लिया, जो जो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई होते हैं वो सब इंक्लूड हैं। और वो भी अगर फॉर कंसिडरेशन है इन द कोर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ बिजनेस, तो सर क्या होता है? सप्लाई हो जाता है। द फर्स्ट पैरा ऑफ सेक्शन 7 क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 include all form of supply goods or service or both such as sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, lease, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made। हम अभी दें या मैंने एग्री किया कि हम 2 महीने बाद आपको ये चीज बेच देंगे, एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर सप्लाई की डेफिनेशन यहां कंप्लीट होती है, यही है सप्लाई की डेफिनेशन। सीधी सिंपल बात, 3 बातें, गुड्स एंड सर्विस की होनी चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। कंसिडरेशन में एक्सेप्शन है शेड्यूल 1 का, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में एक्सेप्शन है इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। ठीक है सर जी, यहां बात समझ में आ गई। तो यहां पे देखो सीधी बात, नो बकवास। दस द फॉर्म ऑफ सप्लाई एज contemplated in the first part have two prerequisite, 2 prerequisite होनी चाहिए। गुड्स और सप्लाई के साथ साथ पहला प्रीरिक्विजिट होना चाहिए कि सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, और दूसरा प्रीरिक्विजिट होना चाहिए कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर यहां तक की बात तो क्लियर है। अब सर आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, सर कंसिडरेशन क्या होता है? अरे सर क्या मजाक करते हो, कंसिडरेशन वही होता है कि आपने मेरी क्लास कर दी, मुझे 5,000 रुपीज दिए, तो सर्विस लेने के जो आपने मुझे पैसे दिए ना, दैट इज कंसिडरेशन। आपने मैगी खरीदी, मैगी वाले को 50 रुपीज दिए, तो जो मैगी खरीदने के लिए, कुछ खरीदने के लिए जो पेमेंट किया ना, वो है कंसिडरेशन। सर ये कौन पढ़ाता है? अब बुक में दिया है तो पढ़ लो बेटा। कंसिडरेशन क्या होता है सर? देखिए, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, चाहे पैसे में देते हो या मैंने कहा 2 गाय लेके चल जाओ मेरी, या अदरवाइज भी दे दिए हैं, तो वो सब कुछ कंसिडरेशन में आता है। चाहे वो रिसिपिएंट दे या एनी अदर पर्सन दे। जैसे आपने मेरी क्लास ली बट आपके फादर ने मुझे पेमेंट किया, तो एनी अदर पर्सन हुए, तो वो तो रिसिपिएंट वो भी हो सकते हैं। क्लास भले ही आप ले रहे हो, पैसे वहां से मुझे है ना, तो चाहे मुझे कंसिडरेशन आप दें या कोई और दे, थर्ड पर्सन दे, वो कंसिडरेशन के मीनिंग में आ जाएगा। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, जो पैसे दिए, या तो फिर और फॉरबिडेंस फॉर द सप्लाई, या फिर फॉरबिडेंस कर दिया गया, मतलब कुछ चीजों को बर्दाश्त कर लिए। एग्जाम्पल के लिए, मेरे जो घर है इसके बगल में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब बन रही है तो इन्होंने ना पूरा सब बर्बाद कर दिया, मेरा गार्डन वार्डन भी खराब हो रहा है। मैंने बोला भाई मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वो कहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्टर आता है मेरे पास, कहता है सर नमस्ते। मैंने बोला बोलो। कहता है कैसा है, ये मैं ना आपको एक्स्ट्रा लैंड देता हूँ अपने साइड की, और आप पूरा अपनी गाड़ी की, आपको पार्किंग की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको हम एक पार्किंग लॉट बना के दे देंगे, वहां पे आप अपनी दोनों गाड़ियां अच्छे से पार्क कर सकते हो, प्लीज काम होने दो, परेशान बार बार मत करो हमें। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनके काम को बर्दाश्त किया, और इसके बदले मुझे क्या मिला? 2 पार्किंग लॉट मिल गए, 2 गाड़ियां खड़ी करने की जगह मिल गई, और मस्त शेड बना के दे रहे हैं, ठीक। अब बेटा ये कहानी इमेजिनरी है, ठीक है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या हुआ, वो भाई साहब जो 2 बना रहे हैं ना पार्किंग लॉट, उसकी जो कॉस्ट आएगी वो उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, और उस पर वो जीएसटी खुद देंगे। कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी? जो पूरी बिल्डिंग बनने का खर्चा है उसमें ये 2 पार्किंग लॉट कि मैं बर्दाश्त करूं कि बिल्डिंग बनने दो, मैं ऑब्जेक्शन नहीं लेके आऊंगा, तो उसमें वैल्यू ऑफ पार्ट में ऐड हो जाएगा। अगर बात समझ में आई तो सही है, वरना समझ लो फॉरबिडेंस मतलब कुछ बर्दाश्त करने के लिए अगर कुछ मिल गया हो तो, ठीक है। लेकिन कंसिडरेशन में हमेशा एक्सक्लूड होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई भी सब्सिडी मिलती है। जैसे कि बहुत बार होगा, आपको क्वेश्चन में भी आएगा कि मशीन मिली 15 लाख रुपए की, जिसमें से 2 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी थी और 1 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी थी, तो 2 + 1 3 लाख, 15 - 3 दैट इज कॉस्ट उसकी 12 लाख रुपीज ही मानी जाएगी, सब्सिडी का पोर्शन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है सर जी। अब सर एक बात समझो
बहुत सी बार डिपॉजिट लिया जाता है, तो डिपॉजिट टू बी कंसीडर्ड एज पेमेंट। आप यहां पे समझिए कि जब किसी को घर रेंटल पे दिया, मैंने अपने घर रेंटल पे दिया, ठीक है, तो मैंने उनसे बोला कि भाई साहब 20,000 रुपए डिपॉजिट दे दो, 50,000 रुपए डिपॉजिट दे दो, और मेरे जो घर है उसका रेंट आता है सर 15,000 रुपीज पर मंथ, ठीक। तो 15,000 रुपीज पर मंथ है, मैंने 50,000 रुपए का डिपॉजिट लेके रखा है। सामने वाले आदमी ने 2 महीने का डिपॉजिट, 2 महीने का रेंट नहीं दिया, मैंने इससे एडजस्ट कर दिया, 30,000 मैंने रेंट में ट्रांसफर कर लिए, और अब केवल और केवल 20,000 रुपीज का ही डिपॉजिट बचा है। तो देखो कंसिडरेशन में डिपॉजिट कभी नहीं आता है, लेकिन वो डिपॉजिट जब वैल्यू ऑफ सप्लाई से एडजस्ट होता है, जब वो डिपॉजिट वैल्यू ऑफ सप्लाई से एडजस्ट होता है, देखो व्हेन द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेट सप्लाई, तो जब मैंने उस 20,000 को सप्लाई के साथ क्या किया, 20 मैंने उस 30,000 को सप्लाई के कंसिडरेशन के रूप में एक्सेप्ट किया, डिपॉजिट से उसको एडजस्ट कर दिया वैल्यू को, तब यहां पे ये 30,000 में क्या बन जाएगी, कंसिडरेशन बन जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ सर? जरूर से जरूर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना प्लीज यार, बहुत एफर्ट लगता है क्लासेस बनाने में, पूरे पीडीएफ्स बनाने में, ठीक है सर जी। पूरी बात अभी तक सर समझ में आई है। अब हम एक ब्रेक लेते हैं, हमने कंसिडरेशन समझा, हम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और इसके आगे के पॉइंट्स को आगे समझेंगे। अभी यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक। इस ब्रेक के पहले इतना समझो, हमने क्या समझा, गुड्स क्या होते हैं, सर्विस क्या होती हैं, कुछ डेफिनेशंस ली। उसके बाद हमने समझा सर सप्लाई क्या होती है, तो सप्लाई गुड्स एंड सर्विस फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होती है। उसके बाद सर कंसिडरेशन की थोड़ी सी हमने डेफिनेशन पढ़ ली, और एक बात समझी कि मनी और सिक्योरिटीज कभी भी ना गुड्स होते हैं ना सर्विस होते हैं, लेकिन मनी और सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए अगर कोई सेपरेट मनी चार्ज होती है, सेपरेट अमाउंट चार्ज होता है चार्जेस के नाम से या ब्रोकरेज के नाम से, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है, वैल्यू ऑफ सर्विस का पार्ट बनता है, और उस पर जीएसटी आता है। होप सो आप लोग को पूरी बात समझ में आई होगी। आप लोग यहाँ पे ब्रेक ले लो, चलो ब्रेक ले लो सब लोग।